इडियम मैं इतना ये नहीं कह सकता कि मैं कि 100 इडियम करो या 200 कर लो उसी में से आएगा। देखो इडियम्स मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इडियम करो आप। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ आपकी जो सीएसएस के अंदर यानी कि पीएमएस के अंदर जो 10 नंबर का पार्ट है उसमें नहीं कवर करेगा। ये आपको हेल्प करेगा इन एसे, इन पैराग्राफ राइटिंग, आपकी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन अच्छा करेगा, आपको जो आपकी ट्रांसलेशन का पार्ट है वो अच्छा करेगा। अब देखिए मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया कि आप जब ट्रांसलेशन करने लगते हैं, तो ट्रांसलेशन के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने अपनी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को यूज़ करना होता है, नॉट कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग। तो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आपका बनता है आप जब इडियम्स को अच्छा क्रैक करो, उसके मतलब को समझो, उसके ओरिजिन को समझो। इडियम्स और प्रोवर्ब्स 2 चीज़ें होती हैं, दोनों के मतलब को जब आप समझ लेते हो ना, तो यकीन माने अगर आप 200 इडियम भी कर लें, 300 भी कर लें, मैक्सिमम 500 कर लें ना, तो उसके अंदर आपका ये फ़ायदा हो जाता है, आप कुछ ना कुछ लिखने के काबिल हो जाते हो। आपके पास आइडियाज़ इतने आ जाते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई ना कोई इडियम याद आ जाएगा। जब आपको कोई ना कोई इडियम याद आ जाएगा, उसको यूज़ करके आपने एक अच्छा-सा एक्सप्रेसिव पैराग्राफ लिख लेना है। तो ये आपको गारंटी है कि इसके अंदर अगर इडियम्स आप कर लेते हैं ना, वो भी अच्छे से, ऐसे नहीं रट्टा नहीं लगाना। उसका अच्छा सा यूसेज आता हो, उसका कांसेप्ट आता हो, उसका ओरिजिन भी आता हो कि कैसे ये इडियम निकला और इसका मतलब क्या है, इसकी रूह क्या है, इसकी स्पिरिट क्या है, ताकि आप उसको यूज़ करके आगे आप अपना एक्सप्रेशन अच्छा कर सकें। देखिए ये जो पास्ट पेपर्स वाली बात होती है ना, पास्ट पेपर्स जस्ट आपको एक ओरिएंटेशन दे रहा होता है कि इस तरह का पेपर आ सकता है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप पास्ट पेपर को रटा लगाओ और इसी में से आएगा, नहीं। आप देखो उसको देख लो, एक दफ़ा हल कर लो, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो असल फ़ायदा देगा, आपकी अच्छी थॉरोली जो स्टडी होगी वो बहुत फ़ायदा देगी। आप उसको देखो। हाँ, पास्ट पेपर को देखो आखिर में जाके जब 1 वीक बच रहा हो, 2 वीक बच रहे हो एग्ज़ामिनेशन में, तब आप जाके उसके अंदर ऐड करना है चीज़ों को कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, मेरी प्रैक्टिस हो गई अच्छी सी। तो इसको एज़ अ प्रैक्टिस यूज़ करो, एज़ अ यूटिलिटी यूज़ करो, नॉट फॉर द पेपर। जी, एनी क्वेश्चन? इसके अलावा कोई चीज़ सीएसएस के बारे में और भी कोई चीज़ आप पूछ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है प्रेसी एंड कंपोज़िशन। इसके अलावा भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सारे पीएमएस के हैं या सीएसएस के हैं? मुझे थोड़ा क्लैरिफ़ाई कर दें। ओके, ओके। हाँ, जाना चाहिए। मैं भी पहले पीएमएस की तरफ गया था, मुझे बहुत मुश्किल लगता था सीएसएस। लेकिन अल्लाह ताला की करनी ऐसे हुई, पीएमएस में अल्लाह ताला ने चांस नहीं दिया, लेकिन सीएसएस में अल्लाह ताला लेके आ गया। तो इट्स अप टू योर लक कि आप किस नियत से आते हो और किस नियत के मुताबिक आपको कोई चीज़ मिल जाती है। मैं पीएमएस की नियत से आया था क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए हैं, आपके लिए मोटिवेशन भी है। देखिए मोटिवेशन आपको चाहिए होती है ज़िंदगी के अंदर, कभी आप अप जा रहे होते हो, कभी आप डाउन जा रहे होते हो। तो इस चीज़ को आप सीधी लकीर को लेके नहीं जा जा सकते क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर सीधी लाइन डेथ होती है, वो मौत की तरफ लेके जाती है। आपके राइज़ एंड फॉल होता है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। फेलियर आते हैं, फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है। अब देखिए मेरी 3 की 3 अटेम्प्ट्स क्वालीफाई थी, उनमें एलोकेशन नहीं हुई थी। आई डिडन्ट गेट एनी एलोकेशन। फिर जाके मेरी चौथी यानी कि 2 पीएमएस और 2 सीएसएस, फिर जाके मेरी एलोकेशन हुई। इसके अलावा फिर आपको साइड वाले पेपर्स भी आपके हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ आप एक अपना माइंडसेट रखो, बड़े मकसद के लिए निकलो। आप आपके लिए जो छोटे-छोटे मकसद हैं वो आपको पता भी नहीं होगा आपके साथ होंगे। आपको छोटी-छोटी सीटें ऐसे मिल जाएँगी, अगर आप बड़े मकसद के लिए निकलते हैं। तो आपने ये चीज़ देख के घबराना नहीं है। आपने पिछली स्टडी को अपनी भूल जाना है कि आपने पीछे क्या पढ़ा है। आपने जितनी सीजीपीए ली है, जितनी परसेंटेज लेके आए हैं, वो डज़न्ट मैटर, ये आपके लिए नया एग्ज़ाम है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बैचलर डिग्री में, इंजीनियरिंग में। मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स फ़ेल किए हैं, तो उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने चांस दिया है। तो डज़न्ट मैटर, डोंट लुक बैक इंटो योर पास्ट, जस्ट सी योर फ्यूचर कि आपने आगे जाके क्या करना है।
और वो डिफाइन करता है कि आपने कितनी मेहनत की है, करेंटली आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, पीछे सारी चीजें भूल जाए आप क्या कर क्या है। अच्छा क्वेश्चन आया जी, रेफरेंसेस कैसे देने हैं। देखिए जो रेफरेंसेस का पार्ट होता है ये हमेशा सेकंड लास्ट में दिया जाता है, आउटलाइन लिखते हैं ना, जो कंक्लूजन होता है उससे पहले थोड़ा सा आपने लिखना होता है कि केस स्टडीज या रेफरेंसेस फ्रॉम जो भी आप बुक्स देना चाहते हो, रेफरेंसेस फ्रॉम दिस बुक या रेफरेंसेस फ्रॉम दिस रिसर्च आर्टिकल, या खाली आप लिख दो केस स्टडीज, केस स्टडीज की हेडिंग दे के आपने पॉइंट में लिखना है केस स्टडी ऑफ दिस बुक या रेफरेंस ऑफ दिस रिसर्च आर्टिकल, या आपने जब दे देना है फिर आगे जाके जब आप एक्सप्लेन करोगे कंक्लूजन से पहले ऐसे के अंदर, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे मैंने ये वाली चीजें जो लिखी हैं मैंने ये इस बुक से ली हैं और इस बुक से ली हैं और ये लीगलाइज करा रही हैं जो मैंने आर्ग्यूमेंट अपने एसे में पेश किया है। जब ये आप लिखोगे तो रेफरेंस इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट विल लीगलाइज योर आर्ग्यूमेंट दैट यू हैव रिटन इन योर पैराग्राफ्स इन द एसे। तो रेफरेंस आप इजीली दे सकते हो किसी भी बुक से किसी भी ऑथर से। जस्ट उसका लिखने का तरीका ये होता है कि केस स्टडीज का हेडिंग लगाएं आउटलाइन के अंदर, फिर आपने बताना कि केस स्टडी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक रिटन बाय दिस पर्टिकुलर ऑथर, एंड नंबर 2 पे आ जाएंगे केस स्टडी फ्रॉम दिस बुक एंड रिटन बाय दिस पर्टिकुलर ऑथर। फिर अगर आपके पास कोई रिसर्च है तो आपने कहना है रेफरेंस फ्रॉम दिस ऑथर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिसर्च। देखिए ओन कंसेप्ट अपना यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कंसेप्ट इस तरह यूज कर सकते हैं अगर उसके रेलिवेंट हो। आप कंप्रीहेंशन की बात कर रहे हैं कि मैं अपने वर्ड से उसको जवाब दे सकता हूँ, नहीं, अपने वर्ड से दे सकते हो लेकिन अपना आइडिया अपनाना हो, आइडिया तो उसी पैराग्राफ से आ रहा हो ना जो आप डिराइव कर रहे हो, क्योंकि आप बायो वाला कंसेप्ट लिखोगे तो वो मैच ही नहीं करेगा, मिस मैचिंग आ जाएगी आपकी। आपने उसको मैचिंग में लाना है चीजों को, आपने उसको देखना है कि जी मैंने जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो मैच कर रहा है जो कि ओरिजिनल कंसेप्ट दिया हुआ है पेपर के अंदर जो उसने पूछा हुआ है। आपने ये बाहर की बातें नहीं करनी, हाँ अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज, ओन इंग्लिश, ओन सिंपल सेंटेंसेस यू कैन यूज, तो इसमें आपको बहुत फायदा होगा। देखिए अगर आप आपकी उर्दू राइटिंग अच्छी है, आपको थोड़ा पोएट्री में प्रॉब्लम नहीं होती जैसे कि मुझे होती थी पोएट्री याद करने में, खासतौर पर पंजाबी, तो आप तब ना रखें पंजाबी, अगर आपको लिखना आता है उर्दू अच्छी लिख, उर्दू की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है आप, देन यू कैन ऑप्ट फॉर पंजाबी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आप इजीली सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट को इजी कर सकते हो, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट और नंबर भी देता है। लेकिन लैंग्वेज वाले अगर ग्रुप में चले जाएं, लैंग्वेज वाले ग्रुप के अंदर और भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि पंजाबी के अल्टरनेटिव में यूज हो सकते हैं, जिसमें ज्योग्राफी आ जाता है, ज्योग्राफी भी अच्छे मार्क्स देता है। इसके अलावा साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी जो कि मेरा सब्जेक्ट था वो भी अच्छे मार्क्स देता है, 80+ में वो भी देता है, उसमें इंग्लिश में लिखना होता है, थोड़ा ये मेरे लिए फायदा है क्योंकि जिसकी उर्दू अच्छी नहीं होती वो फिर इंग्लिश में लिख लेता है। जी और किसी किसी का क्वेश्चन। देखिए 8 आवर्स होते हैं जो मिनिमम होते हैं, जो कि एक आप मिनिमम वर्किंग आवर्स के अंदर 8 आवर्स जैसे वर्किंग आवर होते हैं, आप 8 आवर्स स्टडी को दे दो। लेकिन स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल होती है, जैसे मैं स्टार्ट में 14 घंटे भी पढ़ता था, पूरा पूरा दिन लग जाता था न्यूज़पेपर पढ़ने में, जो कि आपके साथ भी होगा। तो प्लीज आप न्यूज़पेपर सारा ना पढ़ें, उसके आर्टिकल्स को देखें, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वहां से बचाएं। और 8 घंटे आइडियल टाइम, आपने 8 घंटों के अंदर सारी चीजों को कवर करना है। जी कोई और क्वेश्चन। You can ask the questions. Hermione, more question you can ask. देखिए एक्सपेक्टेड ये होता है कि आप जब भी अप्लाई की डेट खत्म होती है जिस दिन, उससे 2 ढाई महीनों के अंदर हो जाते हैं पेपर। हाँ बुक्स तो देखें जो बुक्स होती है ना, एक तो होती है मार्केट स्टैंडर्ड की बुक, आपने मार्केट स्टैंडर्ड की बुक नहीं पढ़नी,
आपने हमेशा क्या करना है, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका सिलेबस है, वो आपने क्या करना है, इंटरनेशनल ऑथर की बुक्स आपको मैं रिकमेंड करूंगा। यानी कि जो पाकिस्तानियों ने नहीं लिखी, लेकिन कुछ पाकिस्तानी बुक्स ऐसी भी हैं जो कि अच्छी लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इंटरनेशनल ऑथर की बुक आप पढ़ लें और वहां से नोट्स को एक्सट्रैक्ट कर लें। सारी नहीं पढ़नी, जो कि आपका जो भी आपका पॉइंट होगा किसी भी बुक से आपको मिल रहा है, इंटरनेशनल ऑथर की बुक, तो आपने वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। और आपके करीब अगर कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में जाकर वो आप इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक ढूंढ सकती हैं, उसके कैटलॉग में जाके सर्च करेंगे, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। वहां से चीजें एक्सट्रैक्ट करें, अपने नोट्स मेकिंग करें, ये नोट्स की कलेक्शन हो जाएगी। आखिरी महीने में आप उसकी रिवीजन कर लें। पास्ट पेपर्स पढ़ना देखिए, मैंने पहले भी कहा, पास्ट पेपर पढ़ने से बिल्कुल वही सेम नहीं आ जाते हैं। कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे पंजाबी है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके कुछ ना कुछ सब्जेक्ट सवाल रिपीट होते रहते हैं। लेकिन हर एक सब्जेक्ट का मैं नहीं कहूँगा कि आपने पास पेपर करने हैं। हाँ, टेस्टिंग करवानी है अपनी, तो पास पेपर अपनी खुद टेस्टिंग कर सकते हैं, अकेडमी के अंदर जाके अपने टेस्टिंग करवा सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अवॉइड करें दूसरों के नोट्स पढ़ना, कि आप किसी दोस्त के नोट्स पकड़ लेते हैं, अपने नोट्स बनाएं, कोशिश करें जो आप लेक्चर ले रहे होते हैं एकेडमी से, वहां से नोट्स मेकिंग करें और वहां से अपने आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करें। एकेडमी से लेक्चर भी लें। जी। करंट अफेयर्स, देखिए मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाहते हैं। करंट अफेयर्स का पेपर, करंट अफेयर्स का पेपर इंग्लिश ऐसे की तरह अटेम्प्ट करना होता है। आई डोंट नो कि कैसे आप सवाल पूछ रहे हो, इंग्लिश ऐसे की तरह मतलब, आयशा अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर सके आप क्या कहना चाह रही हैं। मोस्ट ऑफ द वोकेबलरी इज वेरी टफ, इज नॉट। हाँ देखिए, वोकेबलरी का ये होता है, मैं सॉरी वोकेबलरी का बताना आपको भूल गया। वोकेबलरी जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अपने कैसे कलेक्ट करने हैं, आपने एक डायरी बनानी है। न्यूज़पेपर जो पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं आपको वर्ड्स आते हैं जो मुश्किल मुश्किल, जो आप गूगल से सर्च करते हो या डिक्शनरी से देखते हो कि ये इसका मीनिंग ये होगा। आपने उसी तरह जिस तरह पढ़ रहे हैं वहीं से आपने पढ़ना वैसे ही है। आपने क्या करना है, जो वर्ड्स आपने गूगल में सर्च करने होते हैं, सर्च करने के बाद आपने वो अपनी डायरी में लिख लेना है। उसकी उर्दू, उसका सिनोनिम्स और उसका एंटोनिम, 4 कॉलम बन जाएंगे। 3-4 महीने के बाद वो डायरी आपकी भर जानी है। जब उसको रिवाइज करोगे, वही जो चीजें होंगी वही रिवाइज होंगी थ्रू आउट योर न्यूज़पेपर स्टडी। जब वो न्यूज़पेपर को स्टडी करेंगे तब आपकी जो वो चीजें आपने निकाली हुई, जो वर्ड्स निकालेंगे वहां भी हेल्प करेंगी। आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पार्ट के अंदर जो कि आप पेपर के अंदर करने वाले होंगे, उधर भी वो हेल्प करेंगी। इसके अलावा ओवरऑल आपको हमेशा से वो याद रहेंगी, वो डायरी आपके पास रहेगी। तो वो एक डायरी बना लें प्लीज। एक पैड ले लें या डायरी बना लें या रजिस्टर, जहां पे लिख लें, आपकी आपकी मर्जी, लेकिन 4 कॉलम बनाए। जो वर्ड आपने ढूंढा है वो, उसकी उर्दू, उसके सिनोनिम, उसका एंटोनिम। हाँ अच्छा, ये नहीं, आप दोनों मेथड ठीक है। आप पहले आउटलाइन बना दो, उसकी पैराग्राफिंग करो। हाँ, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सिंपल इंट्रोडक्शन, उसके फिर हेडिंग, अलग अलग हेडिंग बना सकती हो उसकी हेडलाइन देके। लेकिन दोनों मेथड ठीक है, जो आपको बेहतर लगे, दोनों ठीक है, दोनों में नंबर मिल जाते हैं। डजेंट मैटर। जी, और किसी का क्वेश्चन?